तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट हेमरेज। हाँ, व्हाट इज हेमरेज? हेमरेज हम लोग किसको बोलते हैं? एनी एक्यूट लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम को हम लोग हेमरेज बोलते हैं। एनी एक्यूट लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम जो हम लोग का बॉडी में है, इफ देर इज सम लॉस और एक्यूट लॉस, ठीक है, देन वी कॉल इट एज हेमरेज। तो हेमरेज इज नथिंग बट इट इज एन एक्यूट लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। तो हेमरेज का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेसल्स इन्वॉल्व, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग ऑफ हेमरेज, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द हेमरेज, और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ब्लीडिंग। तो हेमरेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर, दीज आर द क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं, हम लोग पहले यहाँ से कवर करते हैं। इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड, देन वी विल कम हियर। तो सबसे पहले जस्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज हेमरेज इज ऑल अबाउट। हेमरेज इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। इफ एनी ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ रप्चर ऑफ एनी आर्टरी, वेन और कैपिलरी ड्यू टू एनी रीजन ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है, इफ देर इज एनी ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ और एनी रप्चर इन आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, देन हेमरेज होता है, ठीक है। अ लॉस ऑफ मोर देन 2000, एक क्राइटेरिया है, दैट इज ग्रेटर देन 2000 और 2000। हाँ, तो इफ अगर ग्रेटर देन 2000 अगर ml ऑफ ब्लड लॉस होता है, देन इट रिजल्ट्स इनटू डेथ, ठीक है। तो स्लो ब्लीडिंग में लीड टू एनीमिया। अगर स्लो ब्लीडिंग होता है, देन इट लीड्स टू एनीमिया, व्हाइल सडन लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड में कॉज शॉक, ठीक है। तो शॉक के अंदर हम लोग एक हेमरेजिक शॉक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेमरेज हमको पहले ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इसका डेफिनेशन क्या है। इफ एनी ब्रीच इन कंटिन्यूटी और रप्चर ऑफ द एनी आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, जिसकी वजह से ब्लड ऊज आउट हो, जिसकी वजह से ब्लड बॉडी से ब्लड का लॉस हो, ब्लड नहीं, दैट इज सर्कुलेटिंग ब्लड, ठीक है, वो अगर लॉस हो, दैट लीड्स टू हेमरेजिक और हेमरेजिक शॉक। तो हेमरेज किस कारण से हो सकता है? इट कैन बी कॉज ड्यू टू बाय ट्रॉमा और सर्जिकल और एनी ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशंस और सर्टेन इलनेस, ठीक है। तो हीम, देन हीम डेफिनेशन क्या है? देख, हीम हीम जो ब्लड होगा, ब्लड से जो, दैट इज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम व्हेन इट when some there is any breach in continuity in or rupture of artery, vein और capillary, जिसकी वजह से जो वेसल्स है वो अगर बर्स्ट हो या फिर रप्चर हो, when the blood oozes out, coming out, then it leads to hemorrhage. तो classification, first of all, number one classification is the depending upon the nature of vessels involved. It can be artery hemorrhage due to arterial hemorrhage, we call it as a venous hemorrhage, or we can call it as a capillaries hemorrhage or capillary hemorrhage, ठीक है। तो we have to differential diagnosis about from these three criteria, like whether it is an arterial hemorrhage, whether it is a venous hemorrhage, or whether it is a capillary hemorrhage. So remember, in case of arterial hemorrhage, the bleeding will be a bright red in color. Okay, while in case of venous hemorrhage, it will be a dark red color. तो आर्टरी का जो हेमरेज होगा, तो ब्लड होगा, दैट इज इट विल बी अ ब्राइट रेड इन कलर। एंड सिंस आर्टरी का पल्सेशन ज्यादा रहता है, एंड इट विल बी अ पल्सटाइन फ्लो, and in case of venous it will be a non pulsatile flow, ठीक है। venous, in case of venous it will be a non pulsatile flow, ठीक है। other in capillaries there will be a flow will be a very slow, or it will be flow in evenly manner, ठीक है। and in case of artery it will be a spurting type means it will eject out, like it will, since the pressure of artery is very high, that's why uh, it will it will eject or it will flow इन अ जेट मैनर, ओके। तो आर्टरी में ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, while in case of vein and capillaries it will slow down and it will be a steady in case of venous hemorrhage, ठीक है। Okay, then let us see what are the like we have discussed about the differential diagnosis of the arterial, vein and capillaries hemorrhage. Now we will going in the other number B classification, that is based on the time of hemorrhage. तो timing of hemorrhage is also equally important. तो सबसे पहले जो primary hemorrhage होगा, primary hemorrhage क्या होता है? Occurs at a time of injury or operation. तो primary hemorrhage is
ड्यू टू बिकॉज इट ऑकर्स एट द टाइम ऑफ इंजरी और ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के दौरान या इंजरी के दौरान जो हेमरेज होता है, जो ब्लीडिंग होता है, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी हेमरेज। नंबर टू इज द रिएक्शनरी। जो रिएक्शनरी हेमरेज होता है, रिएक्शनरी हेमरेज हम लोग कब बोलेंगे? जो दैट ऑकर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ एनी सर्जरी और इंजरी, और कॉमनली इट ऑकर्स अराउंड 4 to 6 आवर्स आफ्टर सर्जरी और इंजरी। तो सर्जरी और इंजरी के बाद 4 to 6 आवर्स के अंदर ही जो रिएक्शनरी, रिएक्शनरी मीन्स देयर आर सम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स लाइक आफ्टर सर्जरी के बाद अराउंड आफ्टर 4 to 6 आवर्स देयर इज अ हेमरेज। हेमरेज होता है around 4 now commonly 4 to 6 hours के बाद, but it is classified under within 24 hours. So after surgery, when the patient coughs, strain, restless, when it vomits, there will be or whether when there is a rise in blood pressure, जिसकी वजह से एक reactionary जब अगर hemorrhage हो, it is classified under reactionary hemorrhage. उसका एक criteria like it is in commonly seen in within 4 to 6 hours after surgery or injury. देन कम सेकेंडरी, जो हेमरेज होता है आफ्टर ऑपरेशन अराउंड 7 to 14 डेज के बाद। ठीक है, फॉर एग्जांपल आफ्टर ओटी और आफ्टर ऑपरेशन आफ्टर 7 to 14 डेज देयर इज अ सुपरएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, वो जो लेयर है आर्टरी का, और द आर्टरी स्लॉज ऑफ, और जो आर्टरी का जो लेयर है जो, और ड्यू टू एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, वो जो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इट ईट्स अवे द सुचर मटेरियल्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो सुचर वॉल है वो स्लॉग्स ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ हेमरेज, प्राइमरी होता है जो होता है आफ्टर द टाइम ऑफ इंजरी। ठीक है, तुरंत होता है प्राइमरी। रिएक्शनरी जो होता है ये होता है 4 to 6 आवर्स के बाद आफ्टर ओटी, एंड सेकेंडरी होता है आफ्टर 7 to 14 डेज। ठीक है, देन कम्स नंबर सी क्लासिफिकेशन बेस्ड। भैया ये सेकेंडरी वाला मतलब बहुत रेयर होता है ना? सेकेंडरी वाला अगर सेकेंडरी वाला अगर प्रॉपर ड्रेसिंग अगर ना हो, ठीक है, अगर कोई प्रॉपर एंटी हाइजीन मेंटेन ना हो, ठीक है, और इन्फेक्शन जिसमें ज्यादा ग्रोथ टेंडेंसी हो, ठीक है, अगर ड्रेसिंग अच्छे से ना हो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद उसमें 7 to 14 डेज के बाद आफ्टर ऑपरेशन के बाद एक हेमरेज मिलता है हम लोगों को, जिसको हम लोग उसको अंडर हम लोग सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के अंडर हम लोग डालते हैं। ठीक है, अगर 4 to 6 आवर्स आफ्टर ओटी हुआ ड्यू टू सम प्रेसिपिटिंग फैक्टर्स की वजह से, मान लो कोई अगर एब्डोमेन में कोई स्टिच हुआ, ठीक है, आफ्टर वो अगर कोई रीजन से अगर वो एब्डोमेन में स्ट्रेन पड़ा, कफ हुआ पेशेंट को, या वॉमिटिंग कुछ हुआ जिसकी वजह से वो एब्डोमेन जहाँ पे स्टिच पड़ा है वहाँ स्ट्रेन हुआ, उसकी वजह से जो हेमरेज होगा, जो ब्लीडिंग होगा, उसको हम लोग रिएक्शनरी हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेयर है, ये भी मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पे टाइम यहाँ पे समझना है कि इसके अंदर 4 to 6 आवर्स या फिर लेस देन 24 आवर्स के अंदर हो रहा है, ये 7 to 14 डेज के बाद होता है सेकेंडरी हेमरेज, इसको हम लोग सेकेंडरी हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, नंबर सी इज द बेस्ड ऑन टाइप ऑफ नेचर ऑफ हेमरेज। नेचर ऑफ हेमरेज, हेमरेज कैसा होता है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज रिवील्ड, नंबर 2 इज कंसील्ड, एंड नंबर 3 इज इनिशियली कंसील्ड बट लेटर रिवील्ड। तो इसका क्या मतलब है? रिवील्ड मीन्स विच आर एक्सटर्नली विजिबल, जो हम लोग को आंख से दिखता हो, जो हेमरेज, जो ब्लीड हमको दिखता हो, लाइक और कोई ट्रॉमा का पेशेंट आया, कोई एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया जो ब्लीड कर रहा है, हमको दिख रहा है। ठीक है, एपिस्टैक्सिस जैसे हो रहा है, नेजल ब्लीडिंग हो रहा है ड्यू टू हाई बीपी और सम अदर इटोलॉजिकल कॉजेस, जिसकी वजह से एक्सटर्नल हेमोरेज हो रहा है, जो हमको रिवील्ड, लाइक इट इज रिवीलिंग अ काइंड ऑफ हेमोरेज, जिसको हम लोग अंडर रिवील्ड के अंदर डालते हैं। कंसील्ड मीन्स वी आर नॉट लाइक इट इज नॉट एक्सटर्नली विजिबल। ठीक है, ये होता है इंटरनल हेमोरेज, जो हमको आई से नहीं दिखता है, लाइक इन केस ऑफ कोई लिवर या स्प्लीन का रप्चर, कोई पेशेंट आया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आया, बट मतलब उसका जो एक्सटर्नली है कुछ हेमरेज ऐसा नहीं दिख रहा, बट इंटरनली ऐसा देखा गया कि लिवर एंड स्प्लीन का रप्चर होने के बाद इंटरनली हेमरेज हो रहा है। तो उस पेशेंट, वो पेशेंट क्या होता है, एक इमरजेंसी कंडीशन लेकर के आता है, जिसकी वजह से हम लोग को इमरजेंसी एक्सप्लोरेटॉमी करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग को उसमें इमरजेंसी हम लोग को पेरिटोनियम खोल करके वहाँ पे रिपेयर करना पड़ता है, फिर उसको क्लोज कर देना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो हो गया रिवील्ड, दूसरा हो गया कंसील्ड, जो कि हमको एक्सटर्नली विजिबल ना हो, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरनल हेमरेज। नंबर 3 इज इनिशियली वो कंसील्ड है, लाइक इनिशियली इट इज विजिबल बट लेटर ऑन इट गेट्स रिवील्ड, लाइक
इन केस ऑफ कोई एब्डोमिनल कोई ब्लीड हो जिसके वजह से स्टार्टिंग में चलो एब्डोमिनल ब्लीड हुआ बट फर्दर ऑन इट इज गेटिंग रिवील्ड। रिवील्ड कैसे हो रहा है? व्हेन द पेशेंट इज हैविंग हेमेटोमेसिस और मेलिना और हेमाचूरिया। ठीक है, तो पेशेंट हेमेटोमेसिस लिख ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के साथ ब्लड निकल रहा है। तो सबसे पहले तो उसका कोई इंटरनल ब्लीड हुआ है, दैट इज कम अंडर कंसील्ड, बट आफ्टर ऑन व्हेन इट passes when it passes loose stool with along with blood, that is melena, उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, देन इट इज गेटिंग रिवील्ड। ठीक है, तो हेमेटोमेसिस मेलेनिया एंड हेमाचूरिया इट इज अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ इनिशियली कंसील्ड बट लेटर ऑन रिवील्ड। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरेज। नंबर सी इज द नेचर ऑफ हेमरेज, classification based on nature of hemorrhage. Number D is the based on duration. On the based on duration, what are the different classification? Number one is acute. Acute means there is a sudden hemorrhage, there is severe hemorrhage, road traffic accident, or acutely when the patient presenting with portal hypertension, जिसकी वजह से क्या होता है esophageal varices और rectal varices का जो होता है bleeding देखने को मिलता है, it comes under acute condition. Number two is the chronic. Chronic means for prolonged standing, long period कोई पेशेंट ब्लीडिंग लेकर के आता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हेमोरॉइड और ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, जिसकी वजह से क्या होता है लॉन्ग पीरियड ये कंडीशन होता है। और ये वाला क्या होता है जो वेरिसेस वाला कंडीशन, ये एक्यूट वाला स्टेज होता है, इट इज अ सडन केस, सडन पेशेंट कंप्लेन लेकर के आता है। और हेमोरॉइड का हिस्ट्री लोगे तो बहुत साल से पेशेंट हिस्ट्री देगा मेरा बहुत साल से ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नंबर थ्री इज द एक्यूट ऑन क्रॉनिक, इट विल बी एक्यूट बट लेटर ऑन इट बिकम्स क्रॉनिक। ठीक है, नहीं सॉरी, it will be a chronic but sometime it becomes acute condition. ठीक है, it is more dangerous on bleeding occurs in individual who are already hypoxic. तो सबसे पहले तो क्रॉनिक कंडीशन है, बट इन सम केसेस क्या होता है वही जो क्रॉनिक केसेस हाइपोक्सिक कंडीशन है फर्दर ऑन इट लीड्स टू acute condition like acute respiratory distress patient can feel and patient can present with cyanosis. ठीक है, so it is a worse condition. The number D is the based on duration. Hemorrhage is classified on the basis of based on duration. Number 5 is the based on possible intervention. It is not important. If you can skip, if you feel you can skip this part. Like surgically, based on the possible intervention, surgically we are classified can be correlated by surgical intervention. Okay. Number 2 is the non-surgical. It is diffuse ooze due to coagulation, some abnormalities. ठीक है, इट इज अ नॉन सर्जिकल, कोई एबनॉर्मलिटीज कोagulation कोई डिसऑर्डर रहा इट कम्स अंडर नॉन सर्जिकल। ठीक है, अगर कोई सर्जिकली कोई इंटरवेंशन करने के बाद अगर कोई हेमरेज क्रिएट हो और हेमरेज आए तो इट कम्स अंडर सर्जिकल। ये वाला क्लासिफिकेशन छोड़ दो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। तो हम लोग कितने क्वांटिटी अगर ब्लड लॉस होता है हम लोग उसको माइल्ड बोलेंगे या मॉडरेट बोलेंगे या सीवियर बोलेंगे। तो इन केस ऑफ माइल्ड देयर इज अ 500 ml of blood loss. This you have to remember. For mild, it is a 500 ml blood loss. For moderate, it is 500 to 1000 ml blood loss. And for severe, greater than 1000 ml blood loss, हम लोग उसको severe form बोल रहे हैं। And greater than 2000 ml blood loss, it is a like a death condition. अगर patient को emergency हम लोग अगर उसका manage नहीं किए, then patient will fall into death. ठीक है? Next we come into there are 4 classes. ये हम लोग को याद रखना है, यहाँ पे बहुत डिस्क्राइब में दिया हुआ है बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस मच। हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं देयर आर 4 क्लासेस ऑफ हेमरेज। तो डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड लॉस वी आर डिवाइडिंग द हेमरेज इनटू 4 क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 और स्टेजेस 1, 2, 3 एंड 4। तो क्लासिफिकेशन which is based on the amount of blood loss, so how much blood is lost we are dividing into total number 4 stages of 4 classification. तो फर्स्ट स्टेज इज हम लोग फर्स्ट स्टेज कब बोलेंगे व्हेन द पेशेंट का जब ब्लड लॉस लेस देन 750 ml हो। ठीक है, अगर पेशेंट का 750 टू 101.5 लीटर अगर ब्लड लॉस हो देन दीज आर क्लास 2। क्लास 3 हम लोग व्हेन इट इज 1500 ml से लेकर के 2000 ml अगर ब्लड लॉस हो देन इट इज क्लास 3। क्लास 4 देन ग्रेटर देन 2 liters of blood loss, it is under class 4, it is a very severe stage. ठीक है, तो इन स्टेज 1 so what is the percentage of blood loss? Around 15% of the blood loss is come under like stage 1. Stage 2 में it is 15 to 30% of blood loss. In stage 3 it is 30 to 40% of blood loss, and in stage 4 it is greater than 40%. ठीक है, you have to remember these some criterias. And in this next comes pulse. तो
जो स्टेज 1 का अगर होगा, पेशेंट अगर हेमरेज लेकर के आया है, कोई भी अगर इटियोलॉजी रहा, तो उसमें पल्स रेट वी हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज इज ऑकर्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चेंज होता है इट ऑकर्स इन द पल्सेशन। तो पेशेंट क्या होता है, ब्लड लॉस लेकर के आता है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड पेशेंट का ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट, द कार्डियक विल ट्राई टू पंप द रिमेनिंग ब्लड टू द एंड ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स जो होता है, वाइटल ऑर्गन्स क्या होता है, उसको ब्लड देने के लिए जो हार्ट का होता है वो ज्यादा पंप करेगा, बिकॉज सिंस हेमोरेज हो रहा है, देर इज अ ब्लड लॉस, सो हार्ट विल ट्राई टू सप्लाई द ब्लड to the vital organs first. That's why the pulse rate will elevate. Okay. तो पल्स पहले क्या होगा, इन केस ऑफ स्टेज 1 में इट विल बी नॉर्मल, सिंस हियर द ब्लड लॉस इज नॉट सो मच हाई। ब्लड लॉस यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, देन दिस इज व्हाई द पल्स माइट बी नॉर्मल और इट विल बी लेस देन 100. Okay, 100 beats per minute. In case of stage 2, where we have seen the blood loss is from, like, the ranges is from 750 to 1500 ml, then the pulse rate will vary. It will be a greater than 100 beats per minute. Okay, but when we see a patient of pulse rate 120, greater than 120 pulse rate, then it comes under the stage 3. Even then we have to evaluate how much blood is lost. ठीक है, नॉर्मली जो ब्लड लॉस होता है इन केस ऑफ स्टेज 3, दैट विल बी अराउंड 1500 ml to 2000 ml. Okay, while in case of stage 4, the pulse rate will be a greater than 140 beats per minute. This stage is very severe condition. The blood loss is greater than 2 liters of blood loss is there. So, or 2000 ml. This is a condition of severe, like, tachycardia. Okay, the heart will try to compensate the or heart will try to supply blood to the vital organs by actively pumping दी हार्ट रेट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई मिल जाता है, और फर्दर ऑन ये जो स्टेज होता है, फर्दर ऑन कार्डियक फेलियर के कंडीशन में भी चला जाता है, बिकॉज हार्ट जो होता है वो फुलफिल नहीं कर पाता उतना ब्लड, क्योंकि हियर ब्लड लॉस इज वेरी मच हाई। ओके, बीपी, बीपी हियर इट विल बी अ नॉर्मल, व्हाइल इन स्टेज 2 इट आल्सो बी अ नॉर्मल। बीपी क्या होगा, आस्ते आस्ते, सिंस द ब्लड वॉल्यूम इज लो, तो ब्लड वॉल्यूम और फ्लूइड इज लो, जिसकी वजह से बीपी यहाँ पे कम होगा। एंड फर्दर ऑन स्टेज 4 में देयर विल बी अ हाइपोवॉल्यूमिया, और patient can lead into hemorrhagic shock as well. Respiratory rate, respiratory rate, since the blood is supplying nutrients or oxygen to the cells, उसमें क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, और therefore ब्लड लॉस होने की वजह से it is not reaching to individual cells, individual tissue perfusion is lost, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट फर्दर ऑन बढ़ते रहता है एज वी प्रोसीड इन क्रिएटर स्टेजेस, लाइक स्टेज 3 एंड स्टेज 4, इसमें रेस्पिरेटरी बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, पेशेंट में लीड इनटू एसिडोसिस एज वेल। ठीक है, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पेशेंट होता है, ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है इन दिस कंडीशन। ठीक है, देन कम्स यूरिन आउटपुट। तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, आस्ते आस्ते क्या होगा, नॉर्मल होगा, देन इट लीड्स टू, लाइक, कम होकर के पेशेंट लीड्स इनटू, लाइक, ओलिगोयूरिया और एनयूरिया हो जाता है पेशेंट का। ठीक है, फर्दर ऑन पेशेंट क्या होता है, डिटीरेट करता है, पेशेंट लीड्स अंडर शॉक। तो हाउ वी अप्रोच दीज केसेस, हाउ वी अप्रोच दिस हेमोरेजिक शॉक, हम लोग देख लिए वाला क्राइटेरिया विच इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड यहाँ पे। ठीक है, ये मैं फिर सभी नहीं बोल रहा हूँ, वो वाला वहां से ही देख लेना है। यहाँ पे सब मैकेनिज्म और पैथोफिजियोलॉजी दिया हुआ है, तो पैथोफिजियोलॉजी वही जो मैंने एक्सप्लेन किया, मोर और लेस इजी वे में मैं एक्सप्लेन किया। ठीक है, देन कम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हम लोग, एक होता है इमीडिएट मेजर, देन कम्स होता है स्पेसिफिक मेजर, तो और देन कम्स सर्जिकल मेजर्स। तो हम लोग पहले इमीडिएट मेजर देखना है, क्या करना है, तो हॉस्पिटलाइजेशन सबसे पहले करना है, देन ऑक्सीजन सपोर्ट देना है पेशेंट को, सिंस हम लोग क्या देखे थे, ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का कम होने लगेगा ड्यू टू रैपिड डिटोरेशन और रैपिड डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से जो टिश्यू परफ्यूजन है वो कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है। पेशेंट को इंट्यूबेशन करना है, वेंटिलेटर सपोर्ट एंड क्रिटिकल केयर रखना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन फॉर रिटर्न एज वेल एज ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग ऑफ द ब्लड देखना है, ब्लड आगे चलकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, देन हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट भी देना है, क्योंकि आफ्टर आफ्टर लूजिंग सम हमारा ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, एंड फर्दर ऑन इलेक्ट्रोलाइट मिसमैच भी होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट भी करना है, सेंट्रल वेनस प्रेशर भी मॉनिटरिंग करना है। ठीक है, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना है इफ द हेमोग्लोबिन इज लेस देन 8 ग्राम परसेंटेज। ओके, अगर 8 ग्राम
पर डेसीलीटर से अगर कम हुआ हेमोग्लोबिन, देन वी विल प्लान फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो नॉर्मली जो हम लोग 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड जो देते हैं, 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड हम लोग जो देते हैं, उसमें कितना हेमोग्लोबिन बढ़ता है? अराउंड 0.8 ग्राम हेमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है, इन होल ब्लड। अगर हम लोग पैक्ड आरबीसी या कंसंट्रेटेड आरबीसी दे, तो उसमें अराउंड हेमोग्लोबिन 1.2 से लेकर के 1.3 ग्राम तक बढ़ता है, ठीक है। तो होल ब्लड में अराउंड 0.8 1 ग्राम लेवल्स बढ़ता है, ठीक है। तो इतना याद रखना, फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ वी आर ट्रांसफ्यूजिंग 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड, देन उसका 1 ग्राम हेमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है, और 0.8 टू 1 ग्राम। तो स्पेसिफिक मेजर हम लोग ने देखा कि इमीडिएट मेजर में क्या क्या मैनेजमेंट देना है, देन वी कम्स इनटू स्पेसिफिक मेजर। तो स्पेसिफिक मेजर में जहां से ब्लीड होगा, वी हैव टू गिव अ प्रेशर पैकिंग देयर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी हैव टू डू, हम लोग को ब्लड रोकना है, ठीक है। देन वी हैव टू गिव some topical applications of adrenaline soaked gauze. What is the role of adrenaline here? Adrenaline will vasoconstrict that area. उसकी वजह से क्या होगा? फर्दर ऑन ब्लड लॉस नहीं होगा, कम होगा। फर्दर ऑन अगर कोई बोनी फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, बोनी फ्रैक्चर की वजह से ऊज हो रहा है ब्लड, उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं? बोनी वैक्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो ऊजिंग होता है फ्रॉम दी बोन से, जो आर्टरी सप्लाई होता है, वो क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। वहां पे वैक्स का रोल आता है। देन और एक यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है, जैसे कि जो पेल्विक फ्रैक्चर्स लेके हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ट्रॉमा केस आए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आए, तो उसमें हम लोग को 4 चीज पहले ध्यान रखना है। वेदर जो ब्लड ब्लीडिंग है, हेमोरेज है, वेदर रिब्स या फिर चेस्ट रीजन में, तो कहीं चेस्ट रीजन में कहीं तो इंजरी नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? ब्लड लॉस ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा ब्लड लॉस कहाँ होता है? अगर पेशेंट कैन प्रेजेंट विद एनी फ्रैक्चर्स लाइक फीमर फ्रैक्चर, ठीक है, पेल्विक फ्रैक्चर, उसमें क्या होता है? बहुत सीवियर ब्लड लॉस होता है, अराउंड 2 लीटर्स ऑफ ब्लड लॉस देखने को मिलता है। तो उस सारे कंडीशन में हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे करके रखना पड़ता है। और इन केस ऑफ एनी टिबिया फ्रैक्चर और फीमर फ्रैक्चर, और इन केस ऑफ फीमर फ्रैक्चर, और इन केस ऑफ एनी एब्डोमिनल इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी में क्या होता है? उसमें कंसील्ड टाइप ऑफ हेमरेज होता है, तो फर्दर ऑन हम लोग को इमरजेंसी एक्सप्लोटॉमी करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्लड टॉस, जहां से ब्लड टॉस हो रहा है, उसको हम लोग को सॉरी उसको हम लोग को लाइगेट करना पड़ता है, सूचर करना पड़ता है जहां से ब्लड लॉस हो रहा है, और या फिर कॉटरी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे इमरजेंसी कंडीशन है, और ये सारे चीज ध्यान में रखना है इन केस ऑफ अगर कोई पेशेंट हेमरेज लेकर के आया हो। तो एब्सोल्यूट रेस्ट देंगे पेशेंट को, एनाल्जेसिक्स फॉर पेन रिलीविंग, पेन सिडेशन, पे रिलीफ पेन और सिडेशन लाइक मॉर्फिन, ठीक है। पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ हेमरेज, लाइक इन केस ऑफ पेशेंट ब्लीडिंग फ्रॉम एनी वेरिकोज वेन, ठीक है। तो पेशेंट क्या बोलेंगे? लेग एलिवेट करेंगे, दैट इज नोन एज अ पोजीशन नोन एज टेंडलबर्ग पोजीशन। उसमें क्या होता है कि वो पेशेंट का जो लेग है उसको हम लोग राइज कर देते हैं, लाइक पेशेंट का जो लेग है उसको हम लोग ऊपर की तरफ रेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है फ्रॉम वेरिकोज वेन वो फर्दर एग्रेवेट ना हो। इन केस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम थायराइडेक्टोमी, इन केस ऑफ लाइक पोस्ट थायराइड ऑपरेशन, उसमें क्या होता है? एलिवेशन ऑफ हेड हम लोग करते हैं, दैट इज एंटी टेंडरबर्ग पोजीशन। तो उसमें हेड को हम लोग एलिवेट करते हैं, इसमें हम लोग लेग को एलिवेट करते हैं, जिसमें हम लोग हेड को एलिवेट करते हैं। तो ये पोजीशन रहने दो। देन वी कम्स इनटू लोकल हेमोस्टेटिक एजेंट्स। तो लोकल हम लोग एजेंट्स देते हैं, जैसे कि जो सम जेलेटिक मैट्रिसेस होता है, कोलेजन स्पॉन्ड, सम हेलिस्टेट, ये सब क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग फर्दर पूज ना हो। बोन वैक्स हम लोग ने देखा, ठीक है, सम जेलेटिन स्पॉन्ज हम लोग दिए जेल्स, फिर टॉपिकल थ्रोम्बिन जी, जिससे कोगुलेट ना हो ब्लड, ठीक है। सर्जिकल मेजर्स हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन लेकर के आया, तो हम लोग सबसे पहले वो जगह को लाइगेचर करते हैं, वेसल्स को, ठीक है। फर्दर ऑन आर्टरी फोर्सेप्स से हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। इफ एनी देयर इज अ वेनस ब्लीडिंग, आर्टरी और कैपिलरीज ब्लीडिंग, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको पहले हम लोग उसको आर्टरी फोर्सेप्स से आर्टरी फोर्सेप्स से हम लोग उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। फर्दर ऑन हम लोग कॉटरी भी कर सकते हैं। फर्दर ऑन इन केस ऑफ बोनी वैक्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम द कट एजेस ऑफ द बोन वी कैन अप्लाई, ठीक है। दीज आर द मेजर्स हाउ वी कंट्रोल ब्लीडिंग वाया सर्जिकल मेजर्स, ओके। इन आयुर्वेदा, आयुर्वेद में हम लोग क्या कैसे हम लोग मैनेज करते हैं? इफ इट कम्स लाइक रक्त स्तंभक उपाय, हम लोग ब्लीडिंग अगर आए तो इसमें कभी कभार वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट आर द रक्त स्तंभक उपाय, और ब्लीडिंग आ रहा पेशेंट का, हाउ इन आयुर्वेदा हाउ वी विल मैनेज, ठीक है।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक अगर हो तो ये पहला लाइन याद करना है। सूत्र 14 नंबर चैप्टर का रेफरेंस है, वेयर वी हैव टू रिमेंबर दिस श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें क्या है देखो, चतुर्विधं यत् रुधिरस्य निवारणम संधान स्कंदन एव पाचन दहन तथा। तो इसमें हम लोग 4 प्रोसीड्यूर करते हैं, ठीक है। 4 प्रोसीड्यूर हम लोग क्या फॉलो करते हैं इन केस ऑफ रक्त स्तंभक उपाय, रक्त को स्तंभन करना है, यानी हम लोग पहला नंबर 1 इज द संधान। संधान मीन्स ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ एनी कषाय द्रव्य। तो एज वी ऑल नो दैट कषाय द्रव्य हैज द प्रॉपर्टी ऑफ संधान करक, ठीक है। तो संधान करता है, लाइक ज्वाइनिंग करता है वुंड को। तो कोई भी अगर वुंड को हेमरेज का कंडीशन आया तो उसे कषाय द्रव्य सबसे पहले प्रेफर करो, ठीक है। तो संधान हो गया, इज द फर्स्ट रक्त स्तंभक उपाय। नेक्स्ट वन इज द स्कंदन। स्कंदन मीन्स वी हैव टू प्रमोट द क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो क्लॉटिंग हम लोग कैसे करते हैं, वी यूज स्कंदयते हिमम, मीन्स ड्रग विच आर कोल्ड मेक्स द ब्लड टू क्लॉट। तो हम लोग को ब्लड क्लॉट कराना है, उसकी वजह से हम लोग कोई भी हीम यानी कोई भी कोल्ड मटेरियल, कोल्ड कोई भी कोल्ड या फिर कोई भी हीम द्रव्य हम लोग यूज करेंगे, सो दैट द ब्लड विल बिकम क्लॉट। तो सबसे पहले इज द संधान, नंबर 2 इज द स्कंदन, नंबर 3 इज द पाचन। पाचन, हाउ वी विल डू पाचन, पाचन हम लोग करते हैं समापच्छेद भव भस्म, भस्म से हम लोग पाचन करते हैं, ठीक है। तो भस्म डस्टिंग ओवर ब्लीडिंग साइड यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो भस्म हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं टुवर्ड्स द ब्लीडिंग साइड विच विल स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्कंदन किए, स्कंदन संधान किए, स्कंदन के देन पाचन के, देन नंबर 4 इज द दाहन। संधान स्कंदन चैव पाचन दहन तथा। दहन इज नथिंग बट द cauterization, we are doing the cauterization or burning, ठीक है। तो this is the number, these are the 4 रक्त स्तंभक उपाय which is very much important to remember। और अतिस्राव लक्षण, when it is bleeding too much, then what are the different लक्षण we get। तो यहाँ पे श्लोक दिया, शीरो अभिताप अंध अधिमंथ तिमिर प्रादुर्भाव धातु क्षय माक्षेपक दाह पक्षाघातम विकार विकार हिक्का अंग विकार हिक्का श्वास काशो पांडु रोग मरण चापत्यति। तो इसमें अतिस्राव अगर हुआ तो उसमें हेडेक, ठीक है, अधिमंथ, तिमिर रोग, ठीक है, धातु क्षय, दाह पक्षाघात, ठीक है, अंग विकार हिक्का, ये सब कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो एक बार ये वाला सब पढ़ लेना, ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ अतिस्राव लक्षण। तो हेमोस्टैटिक ड्रग्स क्या क्या है, तो ये बस देख लेना। सम काकुलादि गन द्रव्य लाइक मधु शर्करा पान और खीर पान हम लोग पेशेंट को देंगे। शीत द्रव्य जैसे हम लोग ने देखा हीम, ठीक है, उसमें हम लोग भोजन, शीत भोजन हम लोग पेशेंट को देते हैं, परिचय का प्रदेह देते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ गन द्रव्य है जो हेमोस्टैटिक ड्रग काम आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेमरेज वाला पार्ट दैट वी हैव कवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने देखा ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। यहाँ पे वही दिया हेमरेजिक शॉक में, व्हाट इज प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज और सेकेंडरी हेमरेज दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो वहाँ पे हम लोग ने देखा कि बीपी भी लो होता है, ठीक है। तो अप्रोच में हम लोग ने देखा कि शॉर्ट हिस्ट्री लेंगे, वाइटल्स लेंगे, ठीक है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, सीएनएस एग्जामिनेशन लेंगे, ब्लड सैंपलिंग लेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे पेशेंट को। मैनेज कैसे करते हैं हम लोग, तो ये शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कस कर लिए हैं, ब्लड को रिस्टोर करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देकर के हम क्या लेंगे, क्रिस्टलॉइड्स, कोलॉइड्स और ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। क्रिस्टलॉइड्स यानी कि एनएसआरएल प्लेटलेट्स और डेक्सट्रोज नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलॉइड्स, कोलॉइड्स क्या करता है कि जो कोलॉइड्स हम लोग देते हैं इट डायरेक्टली रीचेस टू दी वेनोडाइलेशन, मतलब वेनो मैंने वेनस सिस्टम में डायरेक्टली कोलॉइड जो होता है वो एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से जो मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टलॉइड जो होता है मेनली हम लोग जितना ब्लड लॉस होते हैं उसके 3 गुना ज्यादा हम लोग देते हैं क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। कोलॉइड्स हम लोग कैसे देते हैं, कोलॉइड्स मेनली 15 to 20 ml पर केजी पर डे मैक्सिमम जो डोज होता है is the maximum dose। Suppose a patient comes with a bleeding of 800 ml blood loss, तो कितना कोलॉइड देंगे, तो अगर हम 20 ml पर केजी पर डे का अगर हम लोग कैलकुलेशन किए तो 20 इंटू दैट इज मिनिमम 80, हाउ मच कोलॉइड हम लोग इसमें देंगे, मिनिमम हम लोग जो कोलॉइड हम लोग देते हैं दैट इज हम लोग इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे 15 to 20 ml ऑफ ये वाला। मान लो अगर कोई 50 केजी का कोई पेशेंट आया तो हम लोग अराउंड 1000 ml कोलोइड्स उसको देंगे पेशेंट को, ठीक है।
तो इसमें हम लोग ये वाला वैल्यू याद रखेंगे कि 15 to 20 ml पर केजी पर डे इज द मैक्सिमम डोज ऑफ कोलाइड। ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट्स में हम लोग जैसे ट्रांसफ्यूजन देंगे, पैक्ड आरबीसी और होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, देन हम लोग इसमें ब्लड ऑल्सो हम लोग क्रिप रखेंगे सीपीटी सॉल्यूशन में, दैट इज साइट्रेट फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। इस सीपीटी का फुल फॉर्म है, कभी कभार वाइवा में पूछते हैं कि सीपीटी जो हम लोग ब्लड प्रोडक्ट्स है वो हम लोग सीपीटी सॉल्यूशन में मिक्स करके रखते हैं, दैट इज साइट्रेट फॉस्फेट और डेक्सट्रोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टोरेज है उसका जो है वो स्टोरेज का जो एक स्टोरेज जो होता है वो बहुत दिन तक स्टोरेज होता है अगर ये सॉल्यूशन हम लोग केप्ट किए तो। जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे तो सीपीटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,